गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, छात्रों की एक बार फिर से जीत हुई है। एंड आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि जो पिछले कई दिनों से जो छात्र जेन्युइन डिमांड्स अपनी कर रहे थे झारखंड सरकार से, तो फाइनली जाकर झारखंड सरकार ने उनकी जो डिमांड्स हैं उनको यहाँ पे मान लिया है। झारखंड के सीएम ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम है इसको कैंसिल किया जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम एक कंपनी है टीडीपीएल के नाम पे, दैट इज टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो एजेंसी है ना, ये ब्लैक लिस्टेड है। मतलब इसने जब भी एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाए हैं तो इसका जो बैकग्राउंड रहा है वो सही नहीं रहा। तो जितने भी इसने एग्जाम्स यहाँ पे करवाए हैं उन सबको आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि उन सबको यहाँ पर कैंसिल किया जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम सरकार यहाँ पर एक कमेटी गठित करेगी जिसके माध्यम से एग्जाम्स में होने वाली जो गड़बड़ियां हैं उनको ठीक करने के लिए कुछ सुधार यहाँ पे करे जाएंगे। हालांकि कुछ स्टूडेंट लीडर्स ने यहाँ पे बोला है कि बहुत बड़ी जीत है, बट अभी भी जो उनकी एक डिमांड थी ना कि यहाँ पर इसकी जांच की जो जिम्मेदारी है वो सीबीआई को यहाँ पे दी जाए, वो फिलहाल यहाँ पर इस बात को नहीं माना गया। बाकी सारी जो डिमांड्स हैं यहाँ पर मान ली गई हैं। तो सरकार ने यहाँ पर बोला है कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वो और साथ साथ जो सीआईडी टीम है यहाँ पर इंश्योर करेगी कि प्रॉपर चीज़ों को इन्वेस्टिगेट हो। एंड जो भी लोग इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं इस प्रकार के पेपर लीक की वजह से, या फिर जो धांधली हुई है पूरे पूरे सिस्टम के अंदर, उसके अंदर जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहाँ पे उनके ऊपर करी जाएगी। दोस्तों, डेट है आज की 18 अगस्त 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों, काफ़ी बार आप लोग पूछते रहते हो कि सी सेट के लिए क्या करें। दोस्तों, सी सेट के लिए जो मेरा नया बैच है सी सेट 2.0 2027 बैच, वो स्टार्ट होने जा रहा है 24 अगस्त से। अब इस बैच के अंदर कंप्लीट कवरेज रहेगा। आपका क्वांट भी कवर होगा, रीजनिंग भी होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, कॉम्प्रिहेंशन वाली चीज़ें एंड आपकी कम्युनिकेशन वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होती हुई देखने को मिल जाएंगी। तो ये बैच 24 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर के ऊपर हमने इसको बनाया है। तो इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इस कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज रिगार्डिंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो, पहले ना मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसका कंट्रोवर्सी क्या हुई है, क्यों न्यूज़ में है आखिर, उसको मैं अभी बाद में आता हूँ। सबसे पहले आप नोटिस करिएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक कानून से बनी है। कौन सा कानून? एडवोकेट एक्ट 1961। और इसका काम है भारत देश के अंदर लीगल प्रोफेशन को, लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करना। आप लोग नोटिस करते होंगे लीगल एजुकेशन की एक स्टैंडर्ड्स होती हैं, वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। देश भर के अंदर अलग अलग आपको लॉ कॉलेजेस आपको देखने को मिलते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ही जिम्मेदारी है। अब इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे, और इसमें अलग अलग स्टेट बार काउंसिल के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। प्लस एट द सेम टाइम हमारे देश के जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। काउंसिल आपस में मिलती है एंड उस बेसिस पे इसके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं। अब नोटिस करिएगा, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होना चाहिए एडवोकेट्स का, उसके लिए हर एक स्टैंडर्ड वगैरह मेंटेन करना, स्टैंडर्ड इंश्योर करना, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ही जिम्मेदारी है। उसके अलावा लीगल एजुकेशन के रिगार्डिंग और लॉ यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, कि कौन सी लॉ डिग्री एक्चुअल में आपको एडवोकेट के लिए क्वालिफाई करती है, वो चीज़ें दरअसल में सारी आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही देखता है। इनफैक्ट ना, आप लोगों ने एग्जाम सुना होगा, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही यहाँ पे कंडक्ट करवाता है, ठीक है। इनफैक्ट अलग अलग जो स्टेट बार काउंसिल है उनके ऊपर भी कुछ सुपरविजन देखने का काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का होता है, ठीक है। डायरेक्शन दे सकता है उनको, अगर कुछ लगे कि लॉज में कुछ रिफॉर्म्स वगैरह चाहिए तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया सजेस्ट कर सकता है। इसके अलावा ना, जैसे मान लो किसी ने विदेशों से पढ़ाई करी है, ठीक है ना, अलग अलग देश से वो पढ़ के आया है, तो उस केस में क्या वो इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, ये रूल्स वगैरह बनाना, ये सारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ही यहाँ पे रोल रहता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर एडवोकेट को एनरोल कौन करता है, इसका आंसर होगा स्टेट बार काउंसिल, ना कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एक्चुअली स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पावर होती है किसी पर्सन को एडवोकेट एडमिट करने की। हालांकि अगर मान लीजिए स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया किसी की एप्लीकेशन,
तो उस केस में वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक वो मुद्दा जा सकता है एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया फिर जो ओपिनियन देगा वो स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यहाँ पे इस प्रकार स्टेट बार काउंसिल को इस प्रकार से उसको साथ एग्री करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एडवोकेट एनरोलमेंट का। ठीक है, इसके अलावा ना मैं आपको एक मुद्दा और बताना चाहता हूँ नालसार के बारे में। ये भी पढ़ लो, फिर करंट अफेयर्स पे आएंगे। नालसार क्या है? नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च। ये दरअसल में हैदराबाद तेलंगाना के अंदर एक एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के तौर के ऊपर यहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया गया था और इसके चांसलर हैं हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट होते हैं। ठीक है, इसके वाइस चांसलर जो होंगे यूनिवर्सिटी के वो सारी कामकाज देखेंगे और इनको सपोर्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल है। समझ आया सब कुछ? देखो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया समझ लिया और समझ लिया नालसार के बारे में। अब आते हैं कि आखिर कंट्रोवर्सी है क्या। देखो, अब आप लोग एक चीज नोटिस करते होंगे कि जब भी कभी कॉन्वोकेशन होता है, मान लो आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया तो उसका कॉन्वोकेशन होगा, वहां पर आपको डिग्री दी जाएगी। अब डिग्री देने के लिए किसी चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है। तो दरअसल में ना नालसार ने ऐसा सोचा था कि जो 2026 के ग्रेजुएट्स हैं ना, इनको हम यहाँ पे कॉन्वोकेशन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी को हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं। अब कुछ लोग इस चीज से सहमत नहीं थे। क्यों नहीं सहमत थे? देखो, सीजीआई के कुछ बयान है पास्ट के अंदर जो थोड़े से कुछ लोगों को पसंद नहीं है। ठीक है, प्लस एट द सेम टाइम ठीक है ना, जो पूरा कॉकरोच जनता पार्टी वाला मूवमेंट हुआ उसमें भी ये चीज थी। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं यार, हम नहीं चाहते कि सीजीआई हमारे यहाँ चीफ गेस्ट बन के आए। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लगा भाई यार, ये तो हमारे जो हमने डिसीजन लिया था उसके अगेंस्ट एक प्रकार की डिसरिस्पेक्ट है। ये तो सीजीआई का डिसरिस्पेक्ट है, जुडिशरी के अगेंस्ट यहाँ पर बच्चे डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। तो इस केस में ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि भाई जो भी 2026 ग्रेजुएट्स होंगे उनको एडवोकेट्स के तौर के ऊपर एनरोल नहीं किया जाएगा। अब आप सोचो इसका कितना बड़ा मतलब होगा कि अगर कोई लॉ ग्रेजुएट होता है, उसने डिग्री वगैरह कंप्लीट करी, पर उसको आपने बोला कि वो एडवोकेट के तौर के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, तो ये तो बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो गया। और एक्चुअली आप नोटिस करो, सिर्फ कुछ बच्चों ने अपनी आवाज उठाई है कि वो सीजीआई की बातों से सहमत नहीं है। इसका मतलब ये होगा क्या कि आप उनका एनरोलमेंट रोक देंगे? इज इट जस्टिफाइड? दूसरी बात ये थी कि आप यहां पर ना कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हो। मतलब, अरे कुछ बच्चे सहमत नहीं थे इस मुद्दे से, आपने कुछ बच्चों की असहमति की वजह से पूरे के पूरे ग्रेजुएटिंग बैच को आपने बोल दिया कि हाँ सबको पनिशमेंट मिलेगी। ये गलत था ना। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मुद्दा गया तो एक्चुअली सीजीआई ने खुद ये बोला कि बच्चों के पास बिल्कुल अधिकार है अपनी बात रखने का। स्टूडेंट्स की आवाज इस प्रकार से दबाओ मत। अगर स्टूडेंट सहमत नहीं है तो ठीक है, नहीं है सहमत, उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार है। तो जब इतना सारा क्रिटिसिज्म यहाँ पे हुआ तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यहाँ पर अपने ऑर्डर को विड्रॉ करना पड़ा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को देखना पड़ा कि यार जो हमने फैसला लिया है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टेप ले लिया है, इसीलिए उन्होंने अपने फैसले को विड्रॉ कर दिया। हालांकि इंक्वायरी अभी भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी अभी भी चल रही है, पर ये जो बैन था एनरोलमेंट के ऊपर ऑन द एंटायर बैच, उसको यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विड्रॉ कर दिया है। आई होप ये पूरा मुद्दा आप लोग समझ पाए होंगे। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है सूर्य पथ तिरंगा। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आप लोग सूर्य पथ समझते हो? सूर्य, सूर्य सर मतलब होता है सन। हाँ जी, ये तो पता है हमें। और पथ का मतलब होता है, पथ होता है रास्ता, है ना, किस पथ पे जा रहे हो, किस रास्ते पे जा रहे हो, राइट। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। देखो, मान लो आपने ना चलना स्टार्ट किया, आपने ऐसे करके चलना स्टार्ट किया जैसे एक बंदा नहीं चलता, ओके, ऐसे करते करते आप यहाँ पे चल रहे हो, ठीक है। अगर हमारा फ्लैग भी ऐसे ही चले तो सर क्या मतलब इस चीज का? देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ना सूर्य की किरणें हैं, ठीक है, नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता है कि जो फिजी है ना, वहां पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं सबसे पहले, फिर आगे फिजी के बाद और देशों में पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका जापान हो गया, आपका साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, राइट। तो सूरज ना यहाँ से ऐसे चलता 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 इन देशों के अंदर अपना जो रोशनी है वो करता जाता है। अब हमने इंटरेस्टिंग बात पता क्या की इस बार हमने सूर्य पथ तिरंगा किया। मतलब देखो, जैसे ही फिजी के अंदर सूरज पहुंचा, हमने फिजी में झंडा फहराया।
जैसे ही सूरज उसके बाद न्यूजीलैंड में पहुंचा, हमने न्यूजीलैंड में झंडा फहराया। जैसे ही आगे ऑस्ट्रेलिया में सूरज पहुंचा, हमने ऑस्ट्रेलिया में झंडा फहराया। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ना हमारा झंडा इस प्रकार से ट्रेवल कर रहा है, जैसे एक पर्सन नहीं भाग रहा होता, तो हमारा झंडा भी इस प्रकार से यहाँ पे ट्रेवल किया। इसी को बोलते हैं सूर्य पथ तिरंगा। हमारे दुनिया भर के अंदर हमारी अलग अलग एम्बेसीज हैं, राइट। वहां पर हमने इस प्रकार से जो तिरंगा फहराया ना, तो ऐसे लगा जैसे एक रिले चल रहा है। जैसे ही सूरज कहीं पर राइज करता है, वैसे तिरंगा का स्पिरिट वहां पहुंच जाता है और भारतीयों को और भारत की जो पेट्रियोटिज्म है उसको इस प्रकार से यहाँ पे जोड़ रहा है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज थी जो हमने यहाँ पे इस बार करी, सूर्य पथ तिरंगा। और इस प्रकार से अलग अलग टाइम जोन, अलग अलग कॉन्टिनेंट के अंदर हमें ऐसा लगा जैसे कोई तिरंगा लेकर जा रहा है। हालांकि कोई गया नहीं, बस वहां पर फहराया गया। तो इस प्रकार से इसको लॉन्च किया गया फिजी से, जहां पर सूरज के यहाँ पे उदय होता है। वैसे देखो, लैंड ऑफ राइजिंग सन हम लोग जापान को बोलते हैं, पर फिजी के अंदर हमें नोटिस करने को मिलता है कि जो अ, अपना जो सूरज है वो काफी जल्दी यहाँ पे आ जाता है। फिर तिरंगा इस प्रकार से 54 कंट्रीज ट्रेवल किया, अलग अलग कम्युनिटीज को, भारत के दोस्तों को यहाँ पे कनेक्ट करता हुआ चला। एक सनराइज से दूसरे सनराइज जैसे जैसे होता रहा, वैसे ही एक रिले की तरह के ऊपर यहाँ पे हम उसको यहाँ पे फहराते रहे। बाकी रही बात, देखो आप लोग जानते होंगे कि इस बार हम 150 साल यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं वंदे मातरम के। तो वो भी एक प्रकार से हमारे सबके बीच में एक प्रकार की जो देशभक्ति है उसको यहाँ पे जगाता है। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारे सामने है इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल जू इन इंदौर। देखो, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर ना भारत का पहला वर्चुअल जू बनाया गया है। अब पॉइंट आता है ये कैसे काम करेगा। देखो, नॉर्मली आप जू में जाते हो तो वहां पर आप देखते हो कि अलग अलग आपके एनिमल्स होते हैं वहां पे, है ना, आप उनको फिजिकली आप यहाँ पे विटनेस करते हो। पर अगर मैं आपको एक जगह पे ले जाऊं और आपकी आंखों के ऊपर मैं यहाँ पर आपके कुछ इस प्रकार से 3D ग्लासेस वगैरह लगा दूं, तो क्या होगा। आपके सामने यहाँ पर कोई नहीं है, जहाँ पे देखो कोई नहीं है, पर अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, आपको ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हो सकता है कुछ गोरिल्लास हो, आपको हो सकता है यहाँ पर कुछ एक डायनासोर देखने को मिले। हालांकि डायनासोर तो नहीं हो सकते क्योंकि वो तो खत्म हो गए हैं, पर इस प्रकार अलग अलग एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिजिकली नहीं होंगे एनिमल वहां पे, आपको अपने जो आपने चश्मा लगाया है उसके माध्यम से वहां पर दिखेंगे। तो इस चीज को बनाने के लिए एक्सटेंडेड रियलिटी का इस्तेमाल किया गया है। साउंड एंड मोशन इफेक्ट यहाँ पे किए गए हैं। आप यहाँ पे खड़े होंगे ना तो आपको लगेगा जैसे एक बंदर चिल्ला रहा है यहाँ पे, और बंदर देखने को मिल भी रहा है। होगा नहीं वहां पे बंदर, पर आपको ऐसा दिखेगा। एंड इनफैक्ट ना यहाँ पर आपका 14D एक्सपीरियंस यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की गई है। देखो, वैसे 14D कुछ होता नहीं है, पर हमने इतनी सारी डायमेंशंस ऐड कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल मोशन, विंड, मिस्ट, सेंट, वाइब्रेशन। आपको लगेगा आप जंगल में ही हो, इस प्रकार की वहां पे आपको स्मेल आएगी, इस प्रकार की आपको यहाँ पे आवाजें आएंगी, इस प्रकार की आपको यहाँ पे हवा वगैरह चलेगी। तो हर एक चीज को, कई जगह वाटर स्प्रे भी होगा, सीट्स मूव करेंगे अगर आप कहीं बैठे हुए हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे पहली बार भारत के अंदर इस प्रकार का जो वर्चुअल जू है यहाँ पर क्रिएट किया गया है। अब फायदे यहाँ पे क्या है। देखो, जू के ऊपर ना एक बार ना काफी बार हम बात क्या करते हैं कि जू को ना हमने एंटरटेनमेंट का साधन बना लिया है, कि जू में हम पशुओं को पकड़ लेते हैं, एनिमल्स को पकड़ लेते हैं, वहां पर लोग उनके साथ इस प्रकार करते हैं। अब देखो, अगर हमारे पास वर्चुअल जू होगा तो लोग एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे उसी चीज को, और एनिमल्स के ऊपर कोई क्रुएलिटी भी नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, कंटेंट को हम मल्टीलिंगुअल बना सकते हैं, तो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या पर्सन विद डिसेबिलिटी हों, वो भी यहाँ पे जू का आनंद ले पाएंगे इसके माध्यम से। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसकी कुछ समस्याएं भी हैं कि देखो यार, एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ ना, तो जो सबसे बढ़िया तो फिजिकल जू ही होता है। हम डिजिटली बना रहे हैं या वर्चुअल ये चीज़ कर रहे हैं, उससे देखो चीज़ें समझ आएंगी लोगों को, फूड वेब क्या होता है, क्या क्या समस्याएं हैं, वो सब समझ आएगा। बट जो एक्चुअली फिजिकल जू का मजा होता है वो तो देखो फिजिकल जू में ही आता है, राइट। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान देना कि मध्य प्रदेश के सीएम ने यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया है और भारत में पहली बार ऐसा वर्चुअल जू यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट आएंगे, अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है साइबर कुश्ती 2026। देखो, हमारे ना देश में एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो इंस्टीट्यूट है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत यहाँ पे काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में एजुकेशन, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन वगैरह देने का काम इसी का रहता है। अभी यहाँ पर इसने एक साइबर कुश्ती 2026 यहाँ पे लॉन्च किया, जहाँ पर हमने बात करी साइबर सिक्योरिटी की। एक प्रकार का हैकाथॉन था। हमने यहाँ पे ना कई बार समस्याएं हमें देखने को मिलती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम अलग अलग टीम्स को इनवाइट करते हैं, उन टीम्स को यहाँ पे प्रॉब्लम देते हैं, और जो टीम कम टाइम के अंदर एक अच्छा सोल्यूशन, एक फिजिकल
आपका प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेकर आती है उसको हम यहाँ पर अवार्ड देते हैं। तो इसीलिए हमें साइबर सिक्योरिटी के अंदर कुछ हमें प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, एआई के अंदर हम यहाँ पे चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं, उसके लिए हम इस प्रकार की जो हैकाथॉन्स है ऑर्गेनाइज करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये साइबर कुश्ती 2026 को भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया। जो विनिंग टीम है उसको साइबर केसरी 2026 दिया जाता है और रनर आपको रुस्तम और पहलवान का टाइटल हम यहाँ पे देते हैं। तो कुश्ती से जो वर्ड आया ना वो केसरी, रुस्तम, पहलवान ये सब आए हैं और इनको आपका अवार्ड दिया जाता है गदा का, जो गदा होता है ना वो अवार्ड यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने है क्रोमियम कंटेमिनेशन के बारे में। देखो अभी यहाँ पे ना एक एनजीटी की रिपोर्ट आई है, जैसे आप यहाँ पे पानी देख पा रहे हो ना, ये पानी ना दरअसल में क्रोमियम के साथ कंटेमिनेटेड है। एनजीटी की रिपोर्ट ने ये पाया है कि 3 यूपी के ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बहुत ज़्यादा आपको क्रोमियम कंटेमिनेशन पानी के अंदर देखने को मिलेगा। अब पॉइंट ये आता है कि सर क्या क्रोमियम पानी में वैसे नहीं होता? देखो होता है, पर वो लिमिट में होना चाहिए। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं, डब्ल्यूएचओ ये बोलता है कि पानी के अंदर ना 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, अगर इतना क्रोमियम है उतना चलेगा, इससे ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा। बट भारत के अंदर खासकर यूपी में यहाँ पर ये नंबर इससे काफ़ी गुना ज़्यादा है। तो ऐसा अगर आप नोटिस करो, अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम देखो नेचुरली अक्कर करता है आपकी रॉक्स में, आपकी सॉइल में, पर आपकी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से भी आपके क्रोमियम कंपाउंड एनवायरनमेंट में जा सकते हैं। इनफैक्ट ना क्रोमियम में आपको ध्यान नहीं रखना है, एक होता है क्रोमियम 3, ये तो नेचुरली अक्कर करता है, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इस क्रोमियम 6 में, जिसको हम लोग हेक्सावेलेंट क्रोमियम के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। तो जब भी आप इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे क्रोम प्लेटिंग, वेल्डिंग, आपका पेंट बनाना है, इन सब चीज़ों के लिए जब आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसमें क्रोमियम एक आपके एलिमेंट के तौर के ऊपर इस्तेमाल होता है। और जब आप ये सब काम करते हो उससे आपका टॉक्सिक क्रोमियम कंपाउंड इन्वायरमेंट में रिलीज होता है, और यही रीज़न है कि पानी में इसकी मात्रा क्रोमियम की ज़्यादा हो चुकी है कुछ एरियाज के अंदर। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने ठीक है, आपने क्रोमियम सल्फेट आपने प्रोड्यूस किया, तो वहां पर वेस्ट वगैरह आएगा, उस वेस्ट में क्रोमियम होगा तो उससे सॉइल और ग्राउंड वाटर इम्पैक्ट हो जाएगा। फिर टैनरीज की बात करें, जैसे मैं बात करूँ ना कानपुर की, तो आपने नोटिस किया होगा कि कानपुर के अंदर लेदर आपको बनती हुई देखने को मिल जाएगी। अब जो लेदर बनती है उसके लिए एनिमल स्किल को ट्रीट किया जाता है केमिकल के साथ, उस केमिकल में एक इस्तेमाल आपका क्रोमियम का भी होता है, तो जब वहां पर होगा तो वहां पर भी कंटेमिनेट हो जाएगा। फिर इसके अलावा अगर आप ट्रीट नहीं करते वेस्ट को, या फिर इस प्रकार से क्रोमियम वाली चीज़ों को सीधा आप डंप कर देते हो, तो आगे जाके वो ग्राउंड वाटर के अंदर चली जाती हैं, जिस वजह से पानी के अंदर क्रोमियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो इससे क्या होता है, एक प्रकार का रंग आ जाता है क्रोमियम का, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जो रंग है ना, ये हल्का सा येलो, हल्का सा ग्रीनिश कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पीने के अंदर ये पानी कड़वा होता है, काफी अनप्लीजेंट होता है, इसीलिए पानी ये पी नहीं सकते। अगर लंबे टाइम तक आप ये पानी पीते हो तो स्किन प्रॉब्लम्स, स्टमक अल्सर, ठीक है, किडनी डैमेज हो सकती है, लिवर डैमेज और कैंसर का खतरा भी हो सकता है, और पेट की बीमारियां भी आपको देखने को मिलेंगी। फिर बहुत लंबे समय तक यहाँ पर क्रोमियम यहाँ पे अपना रहता है, तो अगर पानी कंटेमिनेट हो जाए तो उस केस में उसको रिकवर करने के अंदर कई साल यहाँ पे लग जाते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इस कंटेमिनेशन को रोकना पड़ेगा। नेचुरल चीज़ों को तो हम नहीं कर सकते, पर जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है ना, जो हेक्सावेलेंट 6 मैंने आपको बताया क्रोमियम, उसको हमें यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, तभी जो पानी की क्रोमियम कंटेमिनेशन है इसको हम यहाँ पे रोक पाएंगे। आगे आते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने है इंडोनेशिया अर्थक्वेक। देखो इंडोनेशिया के अंदर अभी 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पे आया है, जिसमें 50 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है और 130 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि सर इंडोनेशिया के अंदर इतने अर्थक्वेक्स आते क्यों हैं? देखो इसका सिंपल रीज़न ये है कि इंडोनेशिया जो है वो आपका रिंग ऑफ फायर के ऊपर यहाँ पे लोकेटेड है, और आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर प्लेट्स जो है ना वो आपस में टकराती हैं, उनका कन्वर्जेंस होता है। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको फिलीपीन प्लेट आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर पैसिफिक प्लेट है, और यहाँ पर आपको यूरेशियन प्लेट भी आपको देखने को मिल जाती है। जब इतनी सारी प्लेट्स कन्वर्ज होंगी, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर होगा, तो बहुत सारे अर्थक्वेक और वॉल्केनिक eruptions आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अगर मैं बात करूँ ना इंडोनेशिया की, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। देखो एक तो यहाँ से है आपकी स्टेट ऑफ मलक्का। अब आप लोग पढ़ते हैं अपने स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में। स्टेट ऑफ मलक्का दरअसल में यहाँ पर
ठीक है, आपका इंडियन ओशन से जाता हुआ, अंडमान सी से जाता हुआ आगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको यहाँ पे आएगा, जो आगे जाके साउथ चाइना सी के साथ यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्ट हो जाता है। इसी मलक्का स्ट्रेट को हम लोग चाइनाज डिलेमा के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं, क्योंकि चाइना बहुत हैविली डिपेंडेंट है इस रूट के ऊपर अपने एनर्जी इंपोर्ट के लिए। फिर यहाँ पर आपको एक सुंडा स्टेट भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सुंडा स्टेट ना, इसको मलक्का स्टेट का ऑल्टरनेटिव भी हम यहाँ पे देखते हैं। दरअसल में आपका जो सुंडा स्टेट है वो इंडियन ओशन को यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्ट करता है। यहाँ पर आपके आगे जाके जावा सी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप आगे देख सकते हो, आगे पैसिफिक ओशन आपको देखने को मिल जाता है। एक यहाँ पे लॉम्बॉक स्टेट भी है, दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस स्टेट। ठीक है, यहाँ पर भी आप नोटिस कर पाओगे, ये जो लॉम्बॉक स्टेट है इसका इस्तेमाल बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स के द्वारा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो ये भी जो स्टेट है इंडियन ओशन को पैसिफिक के साथ यहाँ पे कनेक्ट करती है। तो इस प्रकार से मलक्का मलेशिया और इंडोनेशिया आप कह सकते हो, सुंडा स्टेट इंडोनेशिया और लॉम्बॉक स्टेट भी आप इंडोनेशिया में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ठीक है, लॉम्बॉक को आपका बाली लॉम्बॉक भी इसको कई बार बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा आप यहाँ पे इंडोनेशिया की अगर आप बात करोगे ना, तो यू विल रियलाइज कि इंडोनेशिया 3 देशों के साथ अपने लैंड बॉर्डर टच करता है। यहाँ पर एक तो मलेशिया के साथ, ठीक है, यहाँ पर आपका पपुआ न्यू गिनी के साथ, और यहाँ पर आपको ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्टे के साथ यहाँ पर अपना बॉर्डर टच करता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, देखो इंडोनेशिया की जो कैपिटल पहले हुआ करती थी जकार्ता, और जकार्ता बहुत तेजी से यहाँ पे डूब रही थी, काफी इम्पैक्ट आ चुका था जकार्ता के ऊपर। तो यहाँ पर बोर्नियो आइलैंड के ऊपर जो आपका जो अब नई इसकी कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी वो है नुसांतरा, उसको डेवलप किया जा रहा है। राइट, तो बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है, जिस वजह से ये सारा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। आर्कियोलॉजिक कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, विच लाइज बिटवीन इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन। ये सारी बातें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब रही बात दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, एक था श्रुति NGOPV के बारे में, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल। तो यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। हमारा पर्पस इसको इस्तेमाल करने का यही है कि हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ के अंदर, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर इसको इस्तेमाल कर पाएं। सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। लेक विक्टोरिया की दोस्तों अगर हम बात करते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था लेक विक्टोरिया 3 देशों के बीच में है। एक तो देखो है उसमें तंजानिया, एक है युगांडा, एक है कीनिया। ज्यादातर पोर्शन तंजानिया में है, लगभग 49%। काफी पोर्शन युगांडा में भी है, और थोड़ा पोर्शन आपको कीनिया में देखने को मिलेगा। तो कीनिया तो सही है, पर सूडान एंड कॉन्गो गलत है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में गलत बन जाएगा। तीसरा पॉइंट है मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में, तो इसमें पाकिस्तान इज करेक्ट, टर्की इज करेक्ट, पर जो तीसरी कंट्री है वो ईरान नहीं है, वो है आपकी सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की के बीच के यहाँ पे ये एग्रीमेंट जो है साइन हुआ है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी अपने आप में इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।